ये दूसरे मिड टर्मोकॉम 2013 में आए हुए इसके अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश तलवार जी, प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉक्टर दीपक पारिक जी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर सुधांशु सिंह जी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर एम.के. सिन्हा जी और यहाँ पर उपस्थित देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए त्वचा रोग विशेषज्ञगण, मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं डॉक्टर अमरकांत झा अमर को, जिन्होंने मुझे इस सम्मेलन में आने के लिए आमंत्रित किया और आमंत्रित ही नहीं किया, कल जाकर इन्होंने इसके लिए काफी दबाव डाला। उन्होंने मेरे समक्ष ऐसी स्थिति पैदा कर दी मानो अगर मैं कल नहीं जाता हूं तो देश भर के आए हुए जो लोग हैं उनका एक तरह से मैं अपमान करूं, तो मैं ये जरूरत नहीं कर सकता। इन दिनों हमारे ये पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट भी हैं और आए दिन इनको फोन करना पड़ता है कि जरा ठीक से मरीजों की देखभाल कीजिए, उत्साह से लगे रहते हैं। तो मुझको लगा कि जब इतनी मेहनत कर रहे हैं और मेरे पास पहुंच गए और इनके साथ देश के लब्ध प्रतिष्ठित चिकित्सक सर्जन डॉक्टर सतीश सावंत भी आए थे और वो भी परिवार के साथ आए हुए थे, बच्चे के भी साथ आए हुए थे और उसी समय इन्होंने जिद करना शुरू किया, तो फिर मेरे लिए कोई विकल्प नहीं था। पहले भी मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत कहेंगे तो जाएंगे जरूर, लेकिन उन्होंने पत्र भेज दिया था, कहा नहीं था। कल इन्होंने कहा, पत्र तो सब लोग भेजते रहते हैं, पत्र इसलिए भेज देते हैं कि भाई कोई ये न कहे कि भाई आपको सूचना नहीं दी है, तो पत्र भेजने पर शुभकामना चला जाता है हम लोगों के यहाँ। लेकिन जब कोई आग्रह करता है कि आना है तब वो समझते ही जाना चाहिए, वरना कभी कभी लोग उम्मीद नहीं करते और आप पहुंच जाइए वहां पर बिल्कुल ऑड मैन आउट जैसी स्थिति आती है। तो हमने देखा कि सचमुच इनका सम्मेलन है और राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन है और देश भर के लोग आ रहे हैं, तो मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और मैं भी आपका अपनी तरफ से भी, अपनी सरकार की तरफ से और बिहार के लोगों की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। और ये वर्कशॉप और CME दोनों का आयोजन किया गया और कल ही मुझको मालूम हुआ कि पेशेंट्स का ट्रीटमेंट भी यहाँ करेंगे और इसका भी इंतजाम किया हुआ है। और अभी इन्होंने बताया कि 150 मरीजों को यहाँ देखा गया, उनका ट्रीटमेंट किया गया, तो ये बड़ी बात है। लोग अपनी समस्या को लेकर चिकित्सकों के यहाँ जाते रहते हैं, कोई किन्हीं को बाहर रेफर करते हैं, वहाँ जाते हैं, और यहाँ सभी लोग आए हुए हैं। तो वैसे लोग तो खुदकिस्मत हैं कि आप लोग यहीं उनको मिल गए, तो ये बड़ी बात है। और ये कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, ये तो चिकित्सा जगत के साथ अब ये बिल्कुल जुड़ गया और बड़ी अच्छी बात है। ये लोग अपने अनुभवों को बांटते हैं। लगातार दुनिया में किसी भी क्षेत्र में जिसके वे विशेषज्ञ हैं, क्या प्रगति हो रही है, क्या ट्रेंड है और इलाज का क्या तरीका हो सकता है, सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या हो सकता है, लोगों ने खुद जो प्रयोग किए हैं उसकी भी जानकारी देते हैं और उसको शेयर करते हैं। साइंटिफिक पेपर प्रस्तुत किए जाते हैं, लोग अनुभव के आधार पर उसे प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे कॉन्फ्रेंसेज में लोगों को इन सब बातों को जानने का मौका मिलता है, तो ये काफी उपयोगी होता है और लोग अपडेट होते रहते हैं। हो सकता है कभी कभी किसी छोटी जगह पर कुछ लोगों ने अपना प्रयोग किया और देखा और वो कामयाब रहा, तो एक दूसरे से, उनके अनुभव से लोग लाभ उठाते हैं।
तो इस दृष्टिकोण से इस प्रकार के कॉन्फ्रेंस हर विशिष्ट प्रकार की बीमारियों के सिलसिले में आयोजित किया जाता है और उसके विशेषज्ञ इकट्ठा होते हैं। और अब तो युग है विशेषज्ञता का, स्पेशलाइजेशन का युग है और स्पेशलाइजेशन के इस युग में लोगों को बिल्कुल जो स्थिति रहती है बिल्कुल अपडेट रहना बहुत जरूरी है। तो इस दृष्टिकोण से ये कॉन्फ्रेंस और इस प्रकार के कॉन्फ्रेंस बहुत आवश्यक हैं और बहुत उपयोगी हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज भी आपने काफी चर्चा की है और कल भी चर्चा करेंगे, उसके अच्छे नतीजे आएंगे। और अब तो मैं थीम देख रहा था कि इस कॉन्फ्रेंस का व्हाट इज न्यू इन डर्मेटोलॉजी। तो आजकल तो बहुत लोगों के पास पैसा होता चला जा रहा है। जो नेचुरल प्रोसेस है उम्र के हिसाब से जो चेहरे का रूप बदलता है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि अब हमारे पास तो बहुत कुछ है तो इसको हम फिर वापस ले जाएं। ये जो प्रवृत्ति है लोगों की, और वो काफी आप लोगों के लिए चुनौती प्रस्तुत करता है और अवसर भी प्रस्तुत करता है। लोग जैसा दिखते हैं उससे बेहतर दिखना चाहते हैं। तो ऐसे नए नए क्षेत्र उदित होकर आपके सामने आ रहे हैं कि अब तो काफी गुंजाइश है। और मैं समझता हूं कि जो इन मामलों में विशेषज्ञ हो जाए फिर उनकी आमदनी का कोई ठिकाना नहीं। कभी कभी तो डर लगता है कि जो मौलिक चीजें हैं, जो बेसिक है, त्वचा रोग से संबंधित, वहीं कहीं दब न जाए और बाकी सब चीजें, तो ये नहीं होना चाहिए। भाई चंद लोग जिनके पास अफराद दौलत है अपने को अधिक उम्र में युवा दिखना चाहते हैं, और ये कोई समझता नहीं है कि आदमी मन से युवा होता है, कोई दिखने से युवा होता है ऐसा नहीं होता। अरे तो कुदरत ने ऐसा बनाया है, पूरा का पूरा उनका जो विज्ञान है, कुदरत का जो विज्ञान है वो तो अनोखा है। उसके छोटे से हिस्से को मनुष्य जान पाया है और उस पर काम कर रहा है और समझता है कि हम सब कुछ जान गए। लेकिन कुदरत का तो अपना विज्ञान है, जो आता है उसको जाना है और कोई दूसरा सच नहीं है दुनिया में, एक ही सच है, वो है मृत्यु। लेकिन फिर भी लोग जीने की खूब ख्वाहिश रखते हैं, अंतिम समय तक चाहते हैं किसी तरह से बच जाए। और आपने और एलोपैथ साइंस ने तो कमाल किया है। हम देख रहे हैं, हम लोग अपने अनुभव से जब से सार्वजनिक जीवन में है तभी से देख रहे हैं कि लोग 70 पार करने लगते थे तो लगता है बहुत जी गए, और इन दिनों 80 से कम में कोई जाता ही हुआ नहीं दिखता। तो ऐसा लगता है कि ये आपका कमाल है, ये दवाओं का कमाल है। मैं तो खूब घूमता रहता हूं और चाहे बुखार भी आ जाए मैं अपना काम नहीं छोड़ता हूं। और ये काम सिर्फ ये जो एलोपैथ मेडिसिन है, मैं अपने दोस्तों को कहा करता हूं कि भाई एलोपैथ ने दवाओं का इजाद किया है, बहुत ही सोच समझ कर किया है, बहुत इस पर प्रयोग करते हैं, एक एक दवा पर प्रयोग करते हैं तब रिलीज करते हैं। वैसे तो हर चीज का रिएक्शन, तो दवा का भी रिएक्शन है। ऐसा थोड़ी है कि आप ज्यादा खाना खा लीजिएगा तो उसका रिएक्शन नहीं है। तो हर चीज का रिएक्शन तो होता ही है, उस तरह से दवाओं का भी रिएक्शन होता है, लेकिन उसका रिएक्शन कम से कम हो इसी के लिए तो काफी रिसर्च होता है, अनुसंधान होता है। तो हम कहते हैं कि भाई दवा निकल गई है, डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करते हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं। अब ऐसा नहीं कि पान के दुकान पर एनासिन बिकता रहता उसको भी खा ले, लेकिन जो ऑथोराइज डॉक्टर हैं, प्रैक्टिशनर हैं, उनके सुझाव पर, उनके सलाह पर, उनके प्रिस्क्राइब करने पर आप अगर कोई दवा लेते हैं तो ठीक ही है, दवा लीजिए, काम कीजिए। और अब तो जोर हो गया है क्वालिटी ऑफ लाइफ पर, जितना दिन जिए ठीक ढंग से जिए, तो दवा लेने में हर्ज क्या। बिना दवा लिए अगर परेशानी से जी रहे हैं और दवा लेने पर थोड़ा आराम हो गया तो दवा ले लेनी चाहिए। तो हम तो उसको मानने वाले हैं। इसलिए आप तो हर क्षेत्र में अनुसंधान कर रहे हैं,
और हर क्षेत्र में कोई न कोई नया ब्रेक थ्रू प्रतिदिन होता रहता है। और खास करके अमेरिका इस दिशा में मुझे बताया गया है कि मेडिकल साइंस में रिसर्च में सबसे अधिक पैसा लगाता रहता है। वहां अगर कोई बीमारी हो गई तो निश्चिंत हो जाना चाहिए, कोई ना कोई दवा निकाल ही देगा। ये भूलने की बीमारी वहां बहुत होती है, तो उसकी दवा निकालने के कगार पर पहुंच गए, उस मुकाम पर पहुंच गए। कभी कभी हमको लगता है कि लोग ज्यादा पैसा बनाने के चक्कर में रहते हैं, सरकारी धन को डकारने के चक्कर में रहते हैं। मुझको लगता है ये बीमारी है, किसी का कोई नहीं है, तब भी वो पैसा बनाने के चक्कर में। तो मुझको कभी कभी लगता है जरूर बीमारी है, लेकिन ये अपने यहाँ है। काश ये अमेरिका में होता तो इसका भी इलाज लोग ढूंढ निकालते। तो बीमारियां जैसे जैसे समाज में आती है उसका भी इलाज निकलता है। तो मेडिकल साइंस का आयाम तो बढ़ता जा रहा है, उसका दायरा बढ़ता जा रहा है, और उसके एक क्षेत्र को लेकर, चाहे वो त्वचा रोग से संबंधित कोई भी विषय है, उसको लेकर आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो मेरी पूरी शुभकामना है। और अमरकांत झा जी इसके आयोजक हैं, मैं उनको भी शुभकामना देता हूँ। ये उत्साह से लबरेज रहते हैं। कल ही मुझको पता चला कि अब इनके रिटायरमेंट में मात्र 10 महीना बचा है। व्यास जी बैठे हुए, इनका कुछ उपाय कीजिए। इनको देखकर लगता है कि 65 साल में तो रिटायरमेंट ठीक नहीं। वो बिल्कुल तरोताजा है। कोई अमरकांत झा को देखेगा, बाहर खड़े थे तब अपने पोता से मिलवा रहे थे भाई। अगर वो मिलवावे पोता से तब कोई जानेगा कितनी उम्र है, वरना कोई समझेगा ही नहीं कि इनकी उम्र है, कहीं बाहर चले जाते। तो ये भी जो एक तो अपने जीवन में एक अनुशासन और संयम है, लेकिन दवा का भी योगदान और इलाज का कम नहीं है। पहले एंटीबायोटिक नहीं था तो लोग मर जाते थे। हम लोग को याद है कि अगर टाइफाइड हुआ तो 14-14 दिन तक उपवास रखना। अब जब बुखार लगता था तो लोग उसको उपवास पर डाल देते थे, कुछ खाइए मत। और आजकल पहले दिन से डॉक्टर कहते हैं कि जो खाने का मन करे वो खाइए। तो बताइए ये अच्छा है कि वो अच्छा था? अरे आए ही है तो खाने पीने के लिए आए हैं, भूखे रहने के लिए तो आए नहीं है यहाँ। तो इसलिए मेडिकल साइंस की प्रगति सराहनीय है, मैं अभिनंदन करता हूं। और हर क्षेत्र में आपको त्वचा रोग के विशेषज्ञ हैं, तो उस सिलसिले में भी कहीं भी शरीर का कोई अंग की भूमिका कम नहीं है। क्योंकि अगर थोड़ा सा चमड़े पर ही कुछ हो जाए, त्वचा पर ही कुछ हो जाए, तो आदमी तो बेचैन होता, उतना ही बेचैन होता। इसलिए शरीर का हर अंग, हर हिस्सा संवेदनशील है, और हर हिस्से को, हर अवयव को स्वस्थ रखना जरूरी है। तो आप सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैंने कल ही अमरकांत झा जी को कहा कि सब लोग अपने स्पाउसेस के भी साथ आए हैं। बहुत लोग होंगे जो पहली बार आए होंगे, बहुत लोग पहले भी आए होंगे। तो पहली बार आए होंगे तो ऐसा न हो कि ये मौर्य होटल और इसी के इर्द गिर्द लोग रह जाएं। इनको ले जाइए। बिहार की एक संपन्न विरासत है, और ये बिहार की विरासत नहीं, ये पूरे देश की विरासत है। यही वो जगह है पाटलिपुत्र, जहां से आज अपना देश का जितना बड़ा भूगोल है उससे बड़े भूभाग पर शासन चलता है। यही वो जगह है जहां दुनिया का पहला विश्वविद्यालय, पहला नहीं दूसरा कह सकते, तक्षशिला उससे पुराना, लेकिन ऐसा विश्वविद्यालय नालंदा में जिसमें दुनिया भर के लोग अध्ययन करते थे। कहा जाता है कि 10,000 स्टूडेंट थे, 1,000 टीचर्स थे, और उसकी जो लाइब्रेरी की बिल्डिंग थी वो 9 मंजिला थी उस समय। वो सब ध्वस्त हो गया, जला दिया गया, लेकिन फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश हो रही है। उसका भग्नावशेष है, रूइंस है, उसको जरूर देखिए। बिहार में ही बोध गया है, जहां आज से 2600 साल पहले गौतम बुद्ध बने थे, एनलाइटनमेंट हुआ था उनका। तो वो जगह यही है, यही वैशाली है, जहां पहली बार संघ में
महिलाओं को प्रवेश मिला था, आज नारी सशक्तिकरण की बात होती है, वो उस जमाने में पहली बार। और जो अपूर्व सुंदरी थी आम्रपाली, वो लिच्छवियों का गणतंत्र वहां था। आज लोकतंत्र की बात होती है, उतना पुराना गणतंत्र है, उस समय वहां लोकतंत्र थे। तो वो भी एक जगह है। विक्रमशिला, वहां भी विश्वविद्यालय था, ज्ञान का केंद्र था। अनेक जगह, नालंदा, राजगीर की पहाड़ियों के बीच में 5 पहाड़ियां हैं और उसके बीच में जो वैली है वो केंद्र हुआ करता था। बिंबिसार, अजातशत्रु ने बाद में पाटलिपुत्र में राजधानी का निर्माण किया। किन्हीं का इतिहास में किन्हीं की रुचि हो तो साइक्लोपियन वॉल है वहां, उसको आज भी देख सकते हैं। तो ऐसी जगहें हैं जो पुरातात्विक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो सिर्फ बिहार की जगह नहीं है, वो पूरे देश की जगह है और कुछ मामले में पूरी दुनिया की जगह है, पूरी मानवता के नाच करने की जगह है। तो ऐसे स्थानों का भी भ्रमण कराइए लोगों को। यूं तो ये मौसम ठीक नहीं है, जाड़े का मौसम ठीक होना चाहिए। सम्मेलन वगैरह बिहार में करना हो तो नवंबर से, यानी 15 अक्टूबर से लेकर 15 मार्च के बीच में कीजिए, तो घूमने में, देखने में, आने जाने में ज़्यादा आनंद आएगा। लेकिन फिर भी आज आप यहाँ आए हैं तो मैं ही चाहूँगा कि जो झा जी हैं और दूसरे आयोजक हैं, सब लोगों को घुमाएं, ताकि यहाँ सिर्फ लोग अपने अनुभवों को एक दूसरे से साझा न करें, बल्कि यहाँ पर आए हैं तो यहाँ अवस्थित कुछ चीज़ों को देख कर जाएं। तो मैं यही अपनी तरफ से आप सबको मंगल कामना देता हूँ कि आपका समय पटना में ठीक बीते, आपका सफ़र कामयाब हो और यहाँ से कुछ और यादें समेट कर जाएं। और जब भी बाहर जाएं तो यहाँ के यादों को दूसरों के बीच बांटें, ताकि और ज़्यादा लोग यहाँ आ पाएँ। पहले लोग आना नहीं चाहते थे, अब वो बात बीते दिनों की हो गई, बीत गई सो बात गई। अब नई स्थितियां हैं, लोग आराम से आते हैं, आना पसंद करते हैं। यह भी देखिए, हमारे प्रधान सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के, उन्होंने मॉडल की बात की, तो हमने बिहार में कोशिश की है कि विकास की प्रक्रिया में यहाँ के सब लोगों को, सभी धर्म मजहब के लोगों को और सभी समुदाय को भागीदार बनाया जाए और विकास ऐसा हो कि उसका प्रत्यक्ष लाभ लोगों तक पहुंचे। तो ये हम लोगों की कोशिश है और उसी सिलसिले में काम हो रहा है। और जब हम मानव विकास पर जोर देंगे, सिर्फ इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि पहली बार बिहार में मिशन मानव विकास, मिशन ह्यूमन डेवलपमेंट की हम लोगों ने स्थापना की, जिसमें हमने एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, इन सब चीज़ों पर जोर दिया है, न्यूट्रिशन, इन चीज़ों पर जोर दिया है। और जो कुरीतियाँ हैं, कुछ कमियाँ हैं, उस पर ध्यान देने की कोशिश की। जैसे चाइल्ड मैरिज, इसको समाप्त करना, ये जो सेक्स रेशियो है, इसको संतुलित बनाना, इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने ध्यान दिया उस मिशन मानव विकास के जरिए। वो काम की शुरुआत हुई है। अभी हम लोगों ने चंद मॉनिटरेबल पॉइंट तय किए हैं और कैबिनेट की एक कमेटी है, उसके माध्यम से, और चीफ मिनिस्टर उसको चेयर करते हैं, उसके माध्यम से चीज़ों को मॉनिटर किया जाएगा। हर चीज़ के लिए, हर एक क्षेत्र के लिए, चाहे वो हेल्थ का हो या एजुकेशन का हो, उसके लिए एक रोड मैप बनाया जा रहा है कि कितने दिनों में हम क्या अचीव करें। ये नहीं कि सिर्फ बात होनी चाहिए, गपशप की बात नहीं, सही मायने में वो नीचे तक लागू हो जाए, हमारी कोशिश है। हमारे यहाँ हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही कमज़ोर था, लचर था। पब्लिक हेल्थ सिस्टम के प्रति लोगों का भरोसा उठ चुका था। इसलिए एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में औसतन एक महीने में मात्र 39 पेशेंट जाते थे, यानी एक दिन में 1 या 2। स्थिति बदल गई, हमने कुछ इनिशिएटिव लिए।
डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ की उपस्थिति 24/7 सुनिश्चित की, इंश्योर किया, फ्री मेडिसिन देना शुरू किया। नतीजा हुआ कि ये 2006 के फरवरी में जो फिगर था 39 ऑन एन एवरेज मंथली फिगर था, एक महीने में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाते थे, आज वो संख्या 8000 से ज्यादा हो गई। ऐसा नहीं है कि बिहार में लोग ज्यादा बीमार पड़ने लगे। कुछ लोग हो सकते हैं कि ये नतीजा निकाल देंगे, देखिए पहले बिहार कितना स्वस्थ था, मात्र 39 लोग जाते थे, अब इनके राज्य में देखिए 8000 से ज्यादा मरीज जा रहे हैं, अस्पतालों का चक्कर लगा रहे हैं। तो पहले लोग जाते थे। और हमने एक केस स्टडी देखा था, वर्ल्ड बैंक ने कराया था कि गरीब आदमी का भी जो डेली वेज अर्नर है उसका कितना परसेंट किस चीज पर खर्च हो रहा है, फूड पर कितना खर्च हो रहा है, मेडिसिन पर कितना खर्च हो रहा है। वो अलार्मिंग फिगर था। गरीब आदमी का भी लगभग 40% से ज्यादा पैसा सिर्फ उसके दवाओं पर खर्च हो रहा है। अब उससे वो मुक्त हो गए। तो इसी तरह से एडुकेशन, हर चीज पर हम लोगों ने ध्यान दिया है और कोशिश है, और आप जैसे लोग आते रहेंगे तो कुछ माहौल और बेहतर होता रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं और आपके इस वर्कशॉप और CME के सफलता की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।